कलंक और मेहंदी के, ये मेहंदी के फूल आपने पढ़ी होगी किसी क्लास के अंदर यदि कभी। एक कहानी थी, पहले लगती थी, अब मैं भूल गया कौन से क्लास में थी, कि एक रेगिस्तान का सीन है और एक बस चलती जा रही है और बियावान रेगिस्तान पड़ा है, दूर दूर तक, ना बंदा ना बंदे दी जात। ड्राइवर चला रहा है बस, सवारियां बैठी है चुपचाप। आगे आगे की सीट पे एक सेठ और सेठ की बेटी बैठे हैं। सेठ बहुत पैसे वाला है, सेठ की बेटी ने खूब सारे गहने वहने पहन रखे हैं एकदम। लास्ट सीट के ऊपर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है। पत्नी पति के साथ पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, मुकलावा, मुकलावा समझते हो, गोना गोना, गोना करके पहली बार जा रही है। तो वो दुल्हे के वेशभूषा में बैठा हुआ, एकदम साफा वाफा बांध रखा उसने, अपने पास तलवार ले रखी है। और लड़की है वो एकदम दुल्हन वाली वेशभूषा में बैठी हुई, घूंघट निकला हुई, सकुचाई हुई, चुपचाप बिना किसी से बोले बैठे हुए। अचानक बस को एक जीप ओवरटेक करती है और जीप उसके आगे आती है, बस को रुकवाती है। 5 गुंडे उतरते हैं, उतर के वो जो सेठ की बेटी उसके गहने छीनने के प्रयास करते हैं। सेठ और सेठ की बेटी चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, वो उसके गहने छीनते हैं, उस लड़की को नीचे उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी बस में सन्नाटा, कोई भी बस में बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो वो जो पीछे पीछे की सीट पे वो जो पति पत्नी का जोड़ा बैठा होता है, बहुत यंग से एकदम एज के, पहली बार ही वो अपने पीहर से ससुराल जा रही। वो लड़की जो अब तक सकुचाई हुई सी बैठी, चुपचाप बैठी, बोल भी नहीं रही थी, घूंघट में बैठी थी, वो अचानक अपने पति से कहती है कि तुम्हारे पास ये जो तलवार है खिलौना है क्या? तो उसने कहा अरे बोलती भी है तो। उसने कहा खिलौना क्यों है, सही है, धार लगाई हुई है सुबह की इसमें। तो तुम्हारे सामने एक लड़की का इस प्रकार से जबरदस्ती की जा रही है, तुम उठते नहीं, तुम्हें उठना चाहिए, फिर मुकाबला करना चाहिए इनका, यदि तुम्हारे हाथ में तलवार है तो। उसने कहा कि ये 5 है और ये भी हो सकता है कि अपने घर में घर पहुंच ही नहीं पाऊं, इनके पास ही हथियार है, मैं इनसे लड़ूंगा यही मर जाऊं। और हम पहली बार शुभ काम के लिए पीहर से तुम्हें लेके मैं जा रहा हूं, तो मैं यहाँ मर जाऊंगा फिर? तो उस लड़की ने कहा मरने का तो क्या, मरने का तो ये भी हो सकता है कि अपने गांव में उतरे और उतर के जब घर जा रहे हो रास्ते में आपको सांप खा जाए और उसमें मर जाओ। मरने का तो ये भी हो सकता है कि जोर से खिलखिला के हंसो और साथ में सांस निकल जाए। मरने का तो ये भी हो सकता है कि सो और सुबह उठो ही ना। मौत तो कभी भी आ सकती है ना, पर यदि आज तुम इस लड़की की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी नजर में तो आज ही मर जाओगे, फिर जिंदा रह के भी क्या करोगे? तो उस लड़के में जोश आता है, वो लड़का खड़ा होता है, उन 5 को भगा देता है वहां से, एक आधे को सलटा देता, बाकी भाग भूग जाते हैं उसके सामने। हो पर उस लड़के के राजी तो ऐसे हो रहे हो कि वो लड़की तुम ही थे जैसे। तुमने मोटिवेट किया था उसको। वो लड़का घायल होता है, घायल होके वो लड़का मर जाता है वहां पर। वो लड़की उसके साथ वहीं पे सती हो जाती है, कि जो अभी तक अपने पीहर से ससुराल भी नहीं पहुंची थी वो उसके साथ वहां पे सती होती है। उसके मेहंदी के फूल भी नहीं सूखे थे, मेहंदी के फूल बनाते हैं, उसके मेहंदी के फूल भी नहीं सूखे थे। उससे पहले वो लड़की क्या हो गई थी, सती हो गई। तो उस कहानी का नाम क्या? पढ़ी कभी ऐसी? नहीं पढ़ी आपने, भगवान जाने क्या पढ़ा है। तो मैं जब कहता हूँ कि ये कहानी आपकी लगती थी, वो जगह ना नहीं लगती, तो मुझे लगता है या तो आप भूल गए कि लगती थी अब याद नहीं आ रही, या मैं पाषाण काल का हूं। भाई बनास सभ्यता के टाइम लगती होगी ऐसे। अच्छा, एक ये बहुत अच्छा उपन्यास है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। क्या नाम है? ओम गौरी किणप्यो। एक गांव है, एक गांव के अंदर 2 भाई रहते हैं, मम्मी पापा की डेथ हो गई उनके, और बड़े भाई की शादी हो रखी है, मतलब 3 लोग रहते हैं परिवार में, भाई भाभी और वो छोटा भाई उनका। और बड़े भाई का एक ही सपना है कि मैं छोटे भाई को पढ़ा के नौकरी लगाऊंगा। तो छोटा भाई स्कूल जाता है, पढ़ता है, बड़ा भाई मजदूरी मेहनत मजदूरी करके लाता है, घर चलाते हैं अपना। गांव में 2-3 साल अकाल पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं, मजदूरियां समाप्त हो जाती है, छोटे भाई पे कर्जा हो जाता है, मांगने वाले डेली घर आने लग जाते हैं। एक दिन वो रात को अपनी पत्नी को कहता है कि इस प्रकार तो कितने दिन तक काम चलेगा, गाँव में मजदूरी है नहीं, मैं कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा फिर मांगने वाले घर पे आएंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको? तो उसने कहा तुम तो आए तो कह देना कि भाई आदमी है नहीं घर पे, तो तुमसे कोई मांगेगा नहीं, और तुम्हें 1 महीने का जितना खर्चा चाहिए हर मंथ में भेजता रहूंगा, और थोड़े दिनों में खूब सारा पैसा इकट्ठा करके लेके आऊंगा, और तब इनका सबका कर्जा चुका देंगे और अपने आराम से रहेंगे। पर तुम एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे भाई की पढ़ाई बंद मत करवा देना, भाई को पढ़ाना, मेरा एक ही सपना है कि इसको सरकारी नौकरी लगाना है, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, मैं नहीं पढ़ पाया, ये पढ़ना चाहिए। भाभी ने कहा ठीक है। तो वो रात को निकल गया वहां से। दूसरे दिन मांगने वाले घर पे आए तो उस पत्नी ने कहा भाई मेरा पति तो घर पे है नहीं, वो बाहर चला गया, वो जब आएगा तब उसे पैसे ले लेना। उसके बाद उसने 2-3 महीने तक लगातार पैसे भेजे, उसके बाद उसके पैसे आने बंद हुए, वो तो ठीक, उसके खुद के समाचार मिलने भी बंद हो गए, वो कहाँ है कहाँ नहीं कोई समाचार नहीं। तो बेचारी उस महिला ने उसके पास में जो पुराना कोई थोड़ा बहुत जमा पूंजी पड़ी थी उससे घर चलाना शुरू किया। पर जमा पूंजी होती तो बाहर क्यों जाना पड़ता, कुछ था ही नहीं। तो फिर उसने अपने जो कोई थोड़े बहुत गहने गांठी कोई थे पास में वो बेचे, उसने बेच के उससे घर चलाया। तब तक भी उसका कोई समाचार नहीं, ये भी नहीं पता कि जिंदा है या मर गया।
तो उस बेचारी महिला ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। उसको लगा कि भाई नहीं, पति कह के गए थे भाई मेरे छोटे भाई को पढ़ाना, तो मैं देवर को पढ़ाऊंगी, मैं मजदूरी कर लूंगी। तो मजदूरी करती है, देवर को पढ़ाती है, देवर पढ़ता है, पढ़ के देवर सरकारी नौकरी लग जाता है। पर इतने सालों के अंदर बड़े भाई का कोई भी समाचार नहीं है। तो गांव वालों की पंचायत बैठती है और फाइनली ये तय किया जाता है कि बड़ा भाई यदि इतने सालों में नहीं लौटा, इसका मतलब बड़ा भाई कहीं मर गया और अपने को उसके कोई भी समाचार नहीं है। इसलिए इस महिला को विधवा घोषित किया जाता है और विधवा महिला पर उसके परिवार वालों का, पीहर वालों का हक है, इसलिए उसके पिताजी उसको वापस ले गए। उसके पिताजी बड़े दारूड़ी टाइप के कोई आदमी होते हैं, तो उसका वो एक दिन देखती है कि उसके पिताजी जो है वो एक सेठ को उसको बेचने की बातचीत कर रहे हैं। सेठ करेंगे तू मेरे को इतने रुपए दे दे और मैं मेरे लड़की तेरे को बेच दूंगा। और उस महिला को बड़ा बुरा लगता है, वो वहां से भागती है, भाग के वापस अपने वहां ससुराल आती है देवर के पास में, और देवर को आगे कहती है भाई ऐसे ऐसे मेरे पिताजी मुझे दारू के चक्कर में पैसों के बदले में एक सेठ को बेचने जा रहे हैं, तुम मुझे बचा लो। तो उसने, मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, गाँव वालों की पंचायत बैठी थी, पंचायत ने कहा था कि भाई तुम्हारे पे तुम्हारे पीहर वालों का हक है तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, पर हमारे गांव के रीति रिवाज ये भी कहते हैं कि भाभी से देवर शादी कर सकता है, तो तुम मेरे से शादी कर लो, और मेरे से शादी कर लोगे फिर मेरे पीहर वालों को कोई हक रहेगा नहीं। तो उसने कहा कि बात तो ये भी सही है, गांव में नाता प्रथा होती है, देवर भाभी की शादी हो जाती है, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए माँ के समान रहे, आपने पाल पोस के बड़ा किया, आपसे तो मैं शादी भी कैसे कर सकता हूँ। वापस गांव वाले इकट्ठे होते हैं, गांव वालों की पंचायत बैठती है और कहा कि जब इतना मामला बिगड़ गया कि इसको बेचा ही जा रहा है, इससे अच्छा तू शादी कर ले। वो देवर भाभी शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी जीवन जी रहे होते हैं, तभी बड़ा भाई वापस लौटता है। भयंकर पैसे लेके आता है वो, है ना, और पैसे लेके आता है, और ऊपर वो आके देखता है कि भाई उनकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, तो वो अपनी पत्नी को आगे सुनाता है, डायलॉग सुनाता है, भाई मैं जब कह के गया था कि मैं आऊंगा तो तुम्हें तो कम से कम मेरे पे विश्वास रखना चाहिए था। गांव वालों ने पुनः समझाया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है बेचारी की, तुम इतने सालों में जब नहीं लौट पाए तो हमें क्या पता चलता तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, इसलिए हमने कहा था ये शादी करने के लिए। अब बेचारी वो तो महिला तो अंदर बैठी बैठी ये सोचती है कि हूँ गोरी किन पे उरी, अब मैं किसकी हूँ, मैं जिससे अब शादी हो रही इसकी हूँ या जिससे पहले शादी हुई थी जो वापस लौट के आ गया इसकी हूँ। इसलिए बुक का नाम क्या है, वो गौरी किणप्यूर। वो बड़ा भाई बाहर बैठा बैठा सोचता है कि अरे यार मैं नहीं आता तो इनकी जिंदगी कितनी सही चल रही थी, भले इनके पास ज्यादा रुपए नहीं थे, वो भयंकर पैसे वाला होके आता है, वो अडानी बन के आता है बाहर से बेदा, और इनकी जिंदगी सही चल रही थी, ये सरकारी नौकरी कर रहा था, बच्चे थे इनके, आराम से अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, और मैंने आके इनकी जिंदगी में पूरी उथल पुथल ही मचा दी, अब मेरे को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। और वो सारे पैसे टक्के वहीं छोड़ के रात को वापस निकल जाता है और पैसे वैसे उनके पास छोड़ जाता है। तो कहानी तो इतनी है, पर ये कहानी शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार में एक पत्रकार है, वो हरिद्वार में जो बाबा जी रहते हैं उन बाबा जी रिसर्च कर रहा है, और वो नोटिस करता है कि एक बाबा जी होते हैं जो बाबा जी डेली सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, सर्दी के दिनों में गंगा जी में खड़े होकर, जिधर से गंगा जी आ रहे हैं उस साइड में खड़े होकर और उसकी धार में नहाते हैं, मतलब ठंडे पानी में नहाते हैं। तो एक दिन उस पत्रकार ने उन बाबा जी से पूछा कि बाबा जी बाकी सारे बाबे दिन में 10-12 बजे उठते हैं तब नहाते हैं, आपकी ऐसी क्या पड़ी है कि सुबह 4 बजे उठ के ठंडी गंगा जी के अंदर नहाते हो, कभी जम जाओगे, अंदर रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, आपको डर नहीं लगता इस पानी का, मरने का? और बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं घर गृहस्थी मोह माया डर भय क्रोध से बहुत ऊपर उठा हुआ हूं, मेरे को इन चीजों से डर नहीं लगता। तो पत्रकार उनको फॉलो करने लगता है, उनका दोस्त बन जाता है, उनसे बातें पूछता है। एक दिन वो बाबा जी पत्रकार कहते हैं चल मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ, और बाबा जी वही कहानी सुनाते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई, और बाबा जी कहानी सुना के यहाँ से चले जाते हैं। बाबा जी जब चले जाते हैं तो पत्रकार बैठा बैठा सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं है। क्योंकि उसने क्या कहा था कि मैं घर गृहस्थी मोह माया से अब ऊपर उठ गया, मरने का डर नहीं लगता है। तो ऐसी एक कहानी, उपन्यास है, छोटा ही है, कभी पढ़ लेना आपको टाइम मिले तो। क्या नाम है उसका? ओम गौरी किणप्यूर। आगे चलो, कहाँ मिले, क्या कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिलेगी बुक? ये करे चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता कोई दुकान पे मिल जाएगी आपको, है ना, चौड़ा रास्ता साहित्य किताबें मिलती है वहां पे, वहां मिल जाएगी। और आजकल तो यार या तो आप तो ये सारे टेक्निकल हो यार, ये किंडल 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 ही है ना वो एक, हाँ एक ऐप है किंडल, तो उसके ऊपर सारी किताबें पड़ी रहती है, और वो शायद सब्सक्रिप्शन भी उसका कम ही रुपए का है, आप किसी किताब को डाउनलोड कर लें उससे, और डाउनलोड करके उसके पढ़ लें, जब आपके जी में तब उस किताब को आप पढ़ लो, बोले जब टाइम मिले तब पढ़ लिया। मोबाइल तो अपने हाथ में रहता ही, तो अभी 10-10 मिनट भी पढ़ोगे तो महीने भर में खत्म कर लोगे, और क्या। और मैं जानता हूँ आप व्यस्त हो, पर 10 मिनट तो मिल ही जाते होंगे, है ना, इतना अहम समय है आपका, पर इतने टाइम निकाल लोगे आप। अच्छा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है ना, इनकी ज्यादातर कहानियां राजस्थान के राजा महाराजाओं के टाइम की है, तो राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? अतीत मतलब भूतकाल, सामंतों वाला जो टाइम था उसका। लिख लो, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के नीचे लिखो, इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। ही डिस्क्राइब्ड फ्यूडलिस्टिक पास्ट ऑफ राजस्थान, फ्यूडल्स के टाइम का जो राजस्थान था।
इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। ही डिस्क्राइब्ड फ्यूडलिस्टिक पास्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। श्रीलाल नथमल जोशी। इनकी किताब हो एक बिंदनी दो बिंद। परिणोड़ी कुंवारी। दोरारो दोरी। अब पटकी। मेहंदी सबड़का। मेहंदी कनीरर गुलाब। क्या के नाम बताओ देखे। एक बिंदनी दो बिंद, परिणोड़ी कुंवारी, दोरारो दोरी, अब है पटकी, सबड़का, मेहंदी कनीरर। ये जो दोरारो दोरी है ना, ये एलपी तेसीतोरी पे लिखी हुई। किस पे लिखी हुई? याद आ गया? इटली का आया हुआ एक बंदा अपने यहाँ दोहरों के अंदर काम करके गया, लिख लो। एलपी तेसीतोरी पर आधारित। कोई लिखेगा भाई एलपी तेसीतोरी पर किसने पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी? श्रीलाल नथमल जोशी। किस नाम से लिखी? दोरारो दोहरी। दोरारो दोहरी, श्रीलाल नथमल जोशी। अगली कौन सी? अब मतलब आसमान। आसमान सीख रहे। विधवा विवाह पर आधारित है, विडोरी मैरिज पे लिखी हुई। लिख लो विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडोरी मैरिज। विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडोरी मैरिज। दो याद रखना भाई मुख्य, है ना। तो एलपी तेसीतोरी पे कौन सी किताब है? नाम बताओ देगी सारी किताबों के एक बार वापस। कुंवारी, दोरारो दोरी, अब है पटकी, सबड़का, मेहंदी। सबड़का जानते हो सर? ऐसे कितने लोग जो नहीं जान के सबड़का क्या होता है? तो सबड़का फील किया जा सकता है, बताया। अड़ोसी पड़ोसी बताओ भाई इन सब लोगों को क्या क्या सबड़का क्या होता है? हैं? आज ही खा गया तू, खाना खा गया? सबड़का रेस्टोरेंट की बात कर रहा है? तू सबड़ के लेके आए यूं? अच्छा, ये कह रहा है मैं डेली सबड़कों से खाना खाता हूं सब। है? अच्छा चल, अरे सबड़ का समझ जाओगा, समझ जाओगा। क्या क्या बताना, मैं बताऊंगा अभी 2-4 की उल्टी हो जाएगी इधर। इन शहर वाले टावरों लगेगा, अरे ऐसे कैसे खाने खाते हो आप? कटोरियों में खाने खाते हो जी। कटोरियों में खाना खाओगे तो सबड़ के लिए जरूरी है कि थाली में रोटियां हो, थाली में सब्जी हो, थाली में दही हो, फिर यहाँ
आजकल आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है इधर, सवड़ का खाना खा के आए उधर आप हैं, उधर सवड़ के आ जाएंगे आपको। ये मैंने उदयपुर में एक रेस्टोरेंट देखा, उसका नाम था बड़बड़ तो। बराबर नहीं कहते गरम गरम ला रहे, गरम गरम बड़बड़ तो। मैं कहा यार ये सही है, बड़बड़ तो वैसे यहाँ पे कौन सा आपने आजकल नाम यूनिक यूनिक नाम हो। चलो अगले अगले लिख लो, लिखो रांगे राघव। रांगे राघव। हिस्ट्री के लेक्चरर थे सर, भरतपुर के थे, अपने इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे। गरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, जब तक है जान। आखिरी आवाज, कौन सी आवाज पुकारनी है, क्या आवाज लगानी है, तो अगली किताब लिख लो काका। क्या आवाज लगानी है, काका। कौन कौन से बताओ देखिए, गरौंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। गरौंदे का मतलब होता है घर, गरौंदे का मतलब, तो घर क्या है कि मुर्दों का टीला। घर कौन सा है, ये मुर्दों का टीला जो किताब है मोहन जोदड़ो पे लिखी हुई। किस पे लिखी हुई, मोहन जोदड़ो का मतलब मुर्दों का टीला होता है। मुयन जोदड़ो, मुयन का मतलब मरे हुए, दड़ो का मतलब टीला, लिख लो मोहन जोदड़ो पर आधारित। मुर्दों का टीला के आगे लिखो मोहन जोदड़ो पर आधारित। ये तो रंगे राघव सर की किताब तो मैंने परसों ही मंगवाई। एक कोई ऑनलाइन बुक्स भेजने वाला एक है, आप भी सर्च कर लेना, दिनकर पुस्तकालय नाम करके एक पुस्तकालय बिहार साइड का, दिनकर पुस्तकालय, वो सस्ती किताबें भेज देते हैं। तो मैं परसों फेसबुक पे देख रहा था, तो उन्होंने रंगे राघव सर की 9 किताबें 1300 रुपए में लिख रखी थी। नो नो नो, 9 किताबों कॉम्बो एक साथ दे रहे थे, 1349 रुपए कैसे को रुपए में थे। तो मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा हाँ भेज देंगे, एड्रेस लिखो, तो एड्रेस दिया, तो भेज देते हैं। मेरी 1-2 बार पहले भी उनसे मंगवाई भी है, तो सही भी है। ये नहीं कहीं तो क्या यूं फर्जी होते हैं, रुपए ले लेते हैं बाद में भेजे नहीं, पर भेजते हैं। मैंने उनसे 2-3 बार पहले भी मंगवा रखी है। तो रंगे राघव सर की सारी दे रखी थी, तो ये सारी है उसके अंदर। आपने 4-5 ही पढ़ते हैं, उसमें 9 लिख रखी थी। कौन कौन से बताओ देखिए, गरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिर। किसकी आवाज, कौन से बॉलीवुड अभिनेता काका के नाम से जाना जाता था, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना किस नाम से लोकप्रिय थे, मेरे एक फ्रेंड है, तो उनके पापा को उनके मतलब सारे घर वाले काका कहते, कि उनके पापा 5 भाई, 4 भाई, 4 भाइयों में सबसे छोटे, तो घर में सबसे छोटे होते तो बड़े वालों में सब काका हो ही गए। फिर वो इतना नाम पॉपुलर हुआ कि सारे लोग उनको क्या करने लगे, काका। मतलब मेरे जो फ्रेंड जिनके पापा थे वो भी उनको काका ही कहते, पापा नहीं कहते, पापा की क्या कहते, काका। वो एक बार, अब वो गांव वाले भी काका नाम से कहते हैं। एक बार को जोधपुर गए हुए, वहां कोई हाई कोर्ट में उनका कोई मुकदमा उकदमा चले, तो कोर्ट में कोई पैसी वैसी थी उसकी, तो उसमें जमीनों कोई मुकदमा चले, तो उधर गए हुए। तो टैक्सी वाले के साथ बैठे, टैक्सी वाले को, अब जोधपुर गए, जानते थे नहीं कहाँ पर गया, तो टैक्सी वाले को भाई हाई कोर्ट उतार देना। तो टैक्सी वाला बेचारा हाई कोर्ट के आगे ले जा खड़ा हो गया। अब वो अपनी धुन में ही थे, टैक्सी वाले क्या बीच में सवारियां चढ़ाते रहते हैं, उतारते रहते हैं, तो उनको लगा यूं ही रोकी होगी। टैक्सी वाले को लगा कि बंदे को बताइए हाई कोर्ट आ गया तो उतर जाएगा। अब वो 2 मिनट उतरे नहीं, तो टैक्सी वाले ने कहा अरे काका उतर जा। तो उन्होंने कहा आगे क्या हाईकोर्ट कहा, पर यार तेरे को कैसे पता मुझे काका कहते हैं। कई बार अपने यू कहते हैं ना गुस्से में आ किसी को, फिर उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि जोधपुर में मन तो पिछाना है। ये बड़ा सही है, स्वेग आदमी का यू। चलो तो कौन कौन सी बताओ देखिए, गरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, और काका। चलो आगे लिखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
नाम पढ़ा हुआ ना गौरी शंकर जी का? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब तो हिस्टोरियन थे तो बुक्स भी वैसी है। राजपूताने का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना पढ़ना आप, ये बहुत अच्छी बुक है। प्राचीन राजस्थान पे मैंने इससे अच्छी कोई बुक नहीं पढ़ी। राजपूताने का इतिहास एक ही बुक है, ज्यादा कोई बड़ी भी नहीं। जेम्स टोड का जीवन चरित, भाई अपना इतिहास कौन लिख के गया था? जेम्स टोड। तो जेम्स टोड की बायोग्राफी लिख लेना, जेम्स टोड का जीवन चरित, इंग्लिश में लिख लो बायोग्राफी ऑफ जेम्स टोड। हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, बायोग्राफी ऑफ जेम्स टोड। एक प्राचीन लिपियों पर बुक लिखी थी, तो प्राचीन लिपि माला। प्राचीन लिपि माला कौन कौन से बताओ देखे? राजपूताने का इतिहास, जेम्स टोड का जीवन चरित, और लिपि होती है ना पुरानी, ये ब्राह्मी लिपि है, ये खरोष्ठी लिपि है, तो उन लिपियों पे किताब लिखी थी। तो ये ओझा जी किताबें कौन कौन सी बताओ? राजपूताने का इतिहास, जेम्स टोड का जीवन चरित और प्राचीन लिपि माला। मेरे को बताना, ये दो राइटर में लिखवाया कि नहीं लिखा है? रामनाथ कविया लिखो फिर। द्रौपदी विनय, रामनाथ कविया की बुक का नाम क्या है? द्रौपदी विनय। लिखो हिंगलाज दान कविया। बुक का नाम लिखो आखेट अबजस। आखेट का मतलब होता है शिकार, अबजस मतलब बदनामी। जस नहीं मिलता भाई, क्या मिलता है इससे? अबजस। मेहाई महिमा, मेहाई मतलब माता जी। और दुर्गा बहत्री। क्या के नाम बताओ देखे? आखेट अबजस, मेहाई महिमा और दुर्गा बहत्तर। दोहे दुर्गा जी पे लिख दी, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? दुर्गा बहत्तर। आगे लिखो देखिए, एक नाथू सिंह महवारिया। वीर सतसई, एक तो सूर्यमल जी वाली है, इन्होंने भी लिखी थी भाई, वीर सतसई। एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुक थोड़ी लिखवाई मैंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुक का नाम है उसने कहा था। क्या कहा था? अरे बहुत फेमस कहानी, लहणा सिंह, लहणा सिंह हजारा सिंह, ऐसी कहानी है। हाँ, हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों में से एक कहानी मानी गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कि गांव में एक लड़का होता है, वो एक लड़की को पसंद करता है, कई दिन तो बोल ही नहीं पाता, फिर फाइनली एक दिन उसको बोलता है, तो वो लड़की कहती है मेरी कुड़माई हो गई,
मेरी सगाई ना, अंगूठी अंगूठी दिखा के भाग जाती है उसको। फिर काफी सालों बाद वो लड़का फौज में लग जाता है, और एक दिन वो अपने साहब के घर पे जाता है, उसके जो अफसर होते हैं उनके घर पे जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसके साहब की जो बीवी है वो वही लड़की है। तो उनमें वापस यूं बातचीत होती थोड़ी, और वो लड़की उसको कहती है भाई मेरे पति का तू ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जर्मनी में लड़ने के लिए फौज गई हुई है, और वहां पर सांप के ऊपर एक गोली लगने आने वाली होती है, वो लड़का खुद आगे आता है और वो लड़का गोली खा लेता है सांप के लिए, उसने कहा था।